हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन ऑफ द पेपर लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ये पेपर 2 है और पहला पेपर था पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, आप पता ही है, ठीक है। तो उसकी क्विक रिवीजन हो चुकी है इंक्लूडिंग द नोट्स। और ये है यूनिट 1, मतलब कहने का ये पार्ट 1 है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारा तो एक वीडियो में नहीं आएगा, तो मैंने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है। तो ये पहली वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी जो बाकी टॉपिक्स कंटिन्यू करेगी। तो हम पहले कंटिन्यू करते हैं यूनिट 1 का। जो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ हम सबको पता है फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करती है। पहले मैं ग्रोथ ही समझा देती हूँ। वो चेंजेस जो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में टेक्स प्लेस करते हैं, कोई भी चेंजेस आता है आपकी हाइट में, आपकी वेट में, ठीक है, साइज ऑफ द फीट, साइज ऑफ द हैंड्स, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। और ग्रोथ क्या है? टेंजाइल है। टेंजाइल वो होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं हमारे सामने। ग्रोथ मेजरेबल है, मेजर कर सकते हो आप। क्वांटिटेटिव है और ये स्टॉप हो जाती है जैसे ही मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। एंड एक नैरो स्कोप है। ये नैरो इसलिए है क्योंकि ये डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, मे बी सोशल, मे बी इमोशनल, ठीक है। जब आप प्रोग्रेस करते हो, मतलब ओवरऑल चेंज जो बच्चे में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट टेंजाइल भी होती है और इंटेंजाइल भी होती है, और ये स्टॉप नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक ये डेवलपमेंट होती रहती है। और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। और कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें? सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट। और ये एक ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि इसमें ग्रोथ भी आता है, ठीक है जी। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि ये इम्फसाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंस पे, कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, सारे अलग होते हैं। रैपिड डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, की जो आपके अर्ली ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड के, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बर्थ से लेके एंड तक चलता है। ऑर्डरली प्रोसेस है कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, सिफेलोकॉर्डल एज वेल एज प्रॉक्सिमो डिस्टल। फिर ये जनरल से स्पेसिफिक, पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे हम पहले हेड अपना कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, ठीक है, फिर स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। देन डिफर्स इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, की जो डेवलपमेंट होती है बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होती है। और प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन की, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ये हमने डिफरेंस में किया था, ठीक है जी। फिर इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट एक्चुअल में मैं बताती हूँ, जो बी पार्ट है मैंने 14 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करवाया है, तो इसलिए बी पार्ट मैं आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करवाऊंगी, क्योंकि देखो 4 चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। यूनिट 1 में 4 है, ABCD। तो मैंने क्या किया, जो बी वाला सेक्शन था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिस वजह से मैंने 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करवाया है। और बाई चांस अगर आपको 14 में ही करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारा टॉपिक क्लियर कर रखा है आपके लिए 14 मार्क्स में। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको 2 मार्क्स में ही प्रिपेयर करवाऊंगी इसको, ठीक है। अगर आपको देखना ही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन आप सबको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को लिसन करते हो, रीड करते हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली, अटेंटिवली, उसको क्या बोलते हैं? हम अटेंशन बोलते हैं। और अटेंशन तभी कर सकते हो, मतलब आप क्या है, किसी चीज़ को अटेंशन तभी दोगे जब आपके सेंसेस वर्कआउट कर रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, तभी आप अटेंशन दे पाओगे उस चीज़ को। फिर आते हैं सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है? जब आपकी सेंसेस, जैसे कि आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, अपने कपड़ों को, तो एकदम से आपके प्रेस लग गई, तो क्या होगा? जैसे ही आपको हर्ट फील होगा, आपकी सेंसेस आपको बता देंगे, आपका ब्रेन आप पे रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सेंसेस। 5 सेंसेस आप सबको पता है, हियरिंग, सेंसिंग, टेस्टिंग, सीइंग एंड टचिंग। 3 तरह की होती है सेंसेशन, 3 टाइप्स की, ऑर्गेनिक, स्पेशल एंड काइनेटिक्स। तो ऑर्गेनिक होती है जैसे आपको सिंपल क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, जैसे आपको वॉमिटिंग फील हो गई, ठीक है जी, इंडाइजेशन हो गई, हेडेक हो गया, सफोकेशन हो गया, ये सारे क्या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक सेंसेशन है। स्पेशल क्या होता है? जब किसी अलग सी चीज़, कोई अलग स्मेल, कोई अलग कलर, कोई अलग साउंड, ठीक है, जो आपकी अलग एक पर्टिकुलर सेंस ने सेंस की, उसको बोलते हैं स्पेशल। कैनेटिक्स होती है जो आपकी मोटर एबिलिटी से रिलेटेड होती है, जैसे जो आपके जॉइंट्स और मसल्स एक्सपीरियंस करते हैं जब आप किसी चीज़ को खींचते हो, धक्का मारते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आती है परसेप्शन। परसेप्शन होती है सेंसेशन प्लस मीनिंग, कि आपने किसी चीज़ को सेंस किया और आपको उसका मीनिंग पता है, कैसे आपने उसको प्रिजीव किया। फॉर एग्जांपल ये रोप का एग्जांपल दिया है, ठीक है जी, ये मेरे लिए क्या है? एक रोप है, क्योंकि
एक्चुअल में क्या है, मैं जा रही हूँ कहीं पे, वहाँ पे रोप पड़ी है, बट मुझे ऐसा पता है कि ऐसी जो दिखने वाली चीज़ होती है वो स्नेक होता है, क्योंकि मैंने वो पहले ही प्रिजीव कर रखा था। मेरी प्रीवियस नॉलेज ये थी कि ये क्या है, एक स्नेक है, जबकि एक्चुअल में वो रोप थी। वो होती है परसेप्शन की, कैसे हमने प्रिजीव करके रखा है, हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है। देन कम कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो देखो, सेंसेस यूज करोगे, अटेंशन दोगे, उस चीज़ को परसीव करोगे, तो आपका कंसेप्ट खुद ब खुद फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व करके कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें पियाजे थ्योरी। तो पियाजे थ्योरी 14 मार्क्स में आराम से आती है पेपर में। ठीक है, इट्स वेल एंड गुड अगर आ गई तो। करते हैं पियाजे थ्योरी। पियाजे कौन थे? उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। कोग्निटिव डेवलपमेंट आपके माइंड से रिलेटेड होती है। इसको हम इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग पावर होगी, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर्स, ये सब चीज़ें। जो पियाजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कहते थे कि जो बच्चा है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने, SPCF, ये मैंने कल आपको वीडियो में करवाया था, और स्कैमाज, असिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। स्कैमा का मतलब कि जो बच्चा है अपना, उसका पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। असिमिलेशन मतलब जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो अपने स्कैमा को, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करता है, बट कई बार जब वो वर्क नहीं करती तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, जिस वजह से उसको वो अपनी जो थिंकिंग होती है वो मॉडिफाई करनी पड़ती है, और फिर सब कुछ सेट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। देन सेंसरी मोटर की बात करते हैं 0 to 2 years, जहाँ पे बच्चा सेंसेस यूज़ करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है उसमें। देन कम P से प्री ऑपरेशनल, मतलब 2 to 6 years, जहाँ पे सिम्बॉलिक थॉट्स आती हैं और बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। इंटुइशंस एंड एनिमिज्म होता है बच्चे में, कि उसको नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स लगती हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल 6 to 11 ईयर, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। फॉर्मल ऑपरेशन में आते हैं 11 to 18, जहाँ पे बच्चे में लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। फिर आते हैं C पार्ट की तरफ। तो C पार्ट में जैसे डेवलपमेंट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल। ठीक है जी, तो इसमें से आपको कोई भी 2 आ जाएंगे, मे बी फिजिकल और इमोशनल आ जाए पेपर में। ठीक है, मे बी आपको कोग्निटिव और इमोशनल पूछा जाए, तो बस आपको पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए, बाकी तो आप बिल्कुल ऐसे ही एलेबोरेट कर ही दोगे। ठीक है, आपको एलेबोरेशन वाले पॉइंट्स चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं उसमें। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है एडोलेसेंट पीरियड में? तो देखो, बच्चे की हाइट और वेट इंक्रीज होती है, उसके बोन्स और मसल्स में इंक्रीज आती है, वॉइस चेंजेस आते हैं, मोटर परफॉर्मेंस में चेंज आता है, हेयर ग्रोथ्स, बॉडीली प्रोपोर्शंस, इंक्रीज इन द साइज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पेल्विस, हार्ट और पल्स रेट में चेंजेस आते हैं, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को कंपेयर करके आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या बोला गया है कि जो इमोशंस होते हैं एडोलेसेंट में हाइट पर होते हैं, कंट्रोल के अंडर नहीं होते, वेरी करते रहते हैं। शेयरिंग ऑफ द फीलिंग्स, कि बच्चे को कोई ना कोई अपने पास चाहिए जिससे वो फीलिंग शेयर कर सके। डे ड्रीमिंग और फैंटेसी की बहुत आदत होती है एडोलेसेंट में, कुछ भी अपनी तरफ से बना लेना उन्होंने, सोचते रहते हैं। इमोशनल पैटर्न्स मतलब इमोशंस होते हैं बच्चों में लव, एंगर, वरी और जेलसी, ये एडोलेसेंट के इमोशनल डेवलपमेंट्स है। कोग्निटिव, उनके माइंड से रिलेटेड, जो बच्चा है प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सकता है इस पीरियड में, मेमोरी उसकी बहुत तेज़ होती है, रीजनिंग पावर बहुत तेज़ होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है बच्चे में। और सोशल मतलब सोसाइटी को लेकर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, बच्चे की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती हैं, उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सर्कल मतलब उसका फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पीयर्स से अच्छे से सॉल्व कर सकता है खुद ब खुद। फिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एडोलेसेंट में? देखो, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, पेरेंट्स वगैरह आपको अप्रिशिएट नहीं करते तो आपको बुरा लगता है, ये सब चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स हो गए, कोई आपके बड़े घर से फ्रेंड आ रहा है तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कि हाँ ये तो इतना अच्छा अच्छा पहनता है, तो ये सब चीज़ें एडोलेसेंट में नॉर्मल है। तो अपना ध्यान रख सकते हो आप, एडोलेसेंट पीरियड में जो आपके चेंजेस आए थे तो आपको याद ही होगा। देन सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वो ऊपर जो सोशल आपने पढ़ा सारा कुछ वही कॉपी पेस्ट करना है। फिजिकल ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, वही सारा कॉपी पेस्ट करना है। और इमोशंस में चेंजेस आते हैं, ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स हैं। तो एजुकेशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर एडोलेसेंट, कैसे हम एडोलेसेंट को इन चीज़ों से बचा सकते हैं या कैसे उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं हम एजुकेशन की हेल्प से।
देखो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं हम बच्चे को, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखो, पेरेंट्स का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाओ, रिलीजियस वैल्यू टीचिंग्स दो बच्चे को, टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो वो थोड़ा बिजी रहेगा, वो नहीं जाएगा इन सब चीज़ों पर, रिस्पेक्टिंग ऑफ द इंडिविजुअलिटी। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली यूनिट है जो सारी क्लियर हो चुकी है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। सेकेंड यूनिट की तरफ आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम में, स्कूल में और कम्युनिटी में। तो फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, वो होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग्स आपके और कंडीशंस जहाँ पे आप रहते हैं और जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो क्लासरूम में कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस को वैल्यू किया जाए, जहाँ पे वो होती है एक अच्छी क्लासरूम इन्वायरमेंट। आइडियाज़ अलग अलग सोर्सेज से आए, बच्चे की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, फ्लैक्सिबिलिटी हो, ठीक है। टीचिंग मैथड्स में वेरियस मॉडल्स यूज़ किए जाएं, जिस क्लास में वो क्लास कितनी अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए बच्चे को, यूज़ ऑफ द हैंड्स एंड होल बॉडी, मतलब लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं जिसको। पॉजिटिव रैपो होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट के बीच, और लर्निंग एक जॉयफुल प्रोसेस होना चाहिए उन बच्चों के लिए। ये क्लासरूम कुछ इन्वायरमेंट है जिससे क्या होगा, बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। स्कूल कैसा होना चाहिए, डिपेंड करता है स्टाफ का एटीट्यूड कैसा है, प्रिंसिपल का एटीट्यूड कैसा है, टीम वर्क होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, फेयर माइंडेड होना चाहिए, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट तो होनी ही चाहिए, ठीक है जी। और वेल मैनेज क्लासरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सबके लिए, और कम्युनिकेशन ऑनेस्ट एंड फ्रीक्वेंट होना चाहिए। फिर कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, जो आपकी लर्निंग को इन्हांस करे। पेरेंटिंग होनी चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो उसमें, कोई भी डिसीजन हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपकी कम्युनिटी का जो बाहर की लाइफ है और स्कूल की लाइफ है। देन कनेक्टिविज्म होना चाहिए, कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए स्कूल को और कम्युनिटी को, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। स्कूल डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स लर्निंग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे एकेडमिक अचीवमेंट पे, और लिंकिंग द कम्युनिटीज टू द क्लासरूम। फिर आते हैं कोपिंग विद द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, जब बहुत तरह के लोग एक जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है जी, कोई अलग अलग कास्ट से आता है, कोई अलग क्रीड से आता है। डाइवर्सिटी वो चीज़ होती है जो आपको यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना स्टेटस है, हर एक का अपना बैकग्राउंड है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है। तो पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। जो क्लासरूम की डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे। क्या होता है, क्लासरूम नॉइजी बन जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए, टीचर्स भी बर्डनड हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, डिफ़िकल्टी आ जाती है एडजस्टमेंट में। एक बेंच पर 3 से 4 बच्चे, ठीक है, सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है, कोई पॉजिटिव रैपो नहीं होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, इन्फेक्शन फटाफट स्प्रेड हो जाता है। नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन एवरी चाइल्ड, टीचर हर एक पर तो कंसनट्रेट नहीं कर पाएगा ना इतने बच्चों में, कोई पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पीटीएम हो तो भी जो टीचर है हर एक बच्चे के पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाती। रेमेडीज़ कैसे हम सही कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों से, प्रॉपर लाइटनिंग वेंटिलेशन क्लासरूम्स में, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इनकरेज करो, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाओ। अपने मैथड्स और टेक्निक्स को थोड़ा सा चेंज कर दे टीचर, एंटी बायस अप्रोच यूज़ करके, और अच्छी रैपो बना के स्टूडेंट के साथ, और उनको प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करवा के। फिर आते हैं लर्नर लैंग्वेज डाइवर्सिटी की तरफ, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है। देखो लर्नर पे क्या होता है, लर्नर को अलग सा फील होता है, आइसोलेटेड फील होता है, पैसिव पार्टिसिपेशन, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, उसमें कॉन्फिडेंस लूज अप हो जाता है, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो फ़र्क पड़ता ही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और आइडेंटिटी लूज अप हो जाती है इतने सारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्लासरूम में। टीचर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टीचर को भी बायस्ड होना पड़ जाता है कई बार, ठीक है, टीचर डील नहीं कर पाता इन सब चीज़ों से, और डिफ़िकल्ट हो जाता है टीचर को भी हर एक को इंक्लूड करना। तो हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, सबको वेलकम करके, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बना के, टीचर को एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, मैथड्स और टेक्निक्स को सही करके, और लैंग्वेज यूज़ करके लर्नर्स की, और एक्टिवली इन्वॉल्व करे पेरेंट्स और फैमिलीज़ को। फिर एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी की बात आती है, तो जब एथनिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, बच्चा अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, वो सेग्रीगेटेड फील करता है, अलग फील करता है सबसे, कन्फ्यूजन आ जाती है, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है जब अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को बच्चों के हिसाब से जब मैथड्स चेंज करने पड़ते हैं तो बहुत दिक्कत आती है।
तो रेमेडीज़ क्या है? कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, इंक्लूड करो डाइवर्सिटी को अपने टॉपिक में, लेसन प्लान्स में, रिस्पेक्ट करो हर एक बच्चे की, गिव स्टूडेंट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाओ, अप्रिशिएट करो हर एक के लैंग्वेज को, हर एक के कल्चर को, और इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करो। और ये आपकी यूनिट 2 में से 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और यूनिट 1 आपकी कंप्लीट है। और बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्विक रिवीजन डालूंगी थोड़ी देर तक, ठीक है? तब तक आप ये रिवाइज करो। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।